हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। मित्रों, हिंदी वर्णमाला के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने हिंदी वर्णमाला को बहुत ही अच्छे से कवर किया है। आज हम हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को देखने जा रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला का टेस्ट लगाएंगे। जहाँ तक मेरा मानना है कि यदि आप हिंदी वर्णमाला का पार्ट 1 और हिंदी वर्णमाला का पार्ट 2 ये दोनों यदि नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप हिंदी वर्णमाला का पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो लिंक दी गई है बताइए नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहले उन वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप सभी को टेस्ट देने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलो आइए देखते हैं हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। मैंने आप सभी को समझा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ठीक है। तो आप सभी को देखकर समझ में आ गया होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर है क्या बताए, शब्द। दूसरा ऑप्शन है व्यंजन। तीसरा ऑप्शन है स्वर और चौथा ऑप्शन है वर्ण। तो क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। आप सभी ने अपना आंसर चूज कर ही लिया होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा बताइए, वर्ण। उसके बाद अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न क्या है बताइए, ठीक है। तो वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है शब्द समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है वर्णों के संकलन को वर्णमाला कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है शब्दों की गणना को वर्णमाला कहते हैं। और चौथा क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आप सभी ने अपना आंसर चूज कर लिया है, ठीक है। और पिछले वो दोनों की दोनों वीडियो अगर देखे हैं तो आप सभी को समझ में आ गया होगा और पता चले गया होगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो यहाँ पर वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कह सकते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कह सकते हैं। सो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कंठे ध्वनियाँ कौन सी है। क्या कहा गया है कि निम्न में से कंठे ध्वनियाँ कौन सी है। तो कंठे ध्वनियाँ कौन सी होती है ये भी मैंने आप सभी को अच्छे से समझा है। बताइए मतलब यहाँ से यानी कि कंठ से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है वो ध्वनियाँ कौन कौन सी है, तो मैंने टेबल के माध्यम से समझाई रखी है। और उस टेबल के माध्यम से यदि आप सभी ने समझा होगा तो आप सभी को समझ में आ भी गया होगा और अभी तक पता भी चल चुका होगा कि ये जो कंठे हैं बताए इसमें कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं। तो आप सभी देख ही सकते हैं कि जो क वर्ग वाले वर्ण है कौन से बताए, क वर्ग में, ठीक है। ये सब किसमें बताइए, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। क वर्ग वालों का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका कंठ, जिसे आप कंठे भी बोल सकते हैं, जिसमें आपका क, ख, ग, घ, अंग ये सब आते हैं। बताइए तो अब क्या होगा, ऑप्शन में क, ख, ग, घ और अंग में से कोई ना कोई एक नहीं होगा, ठीक है। तो चलो आइए देखते हैं कि कंठे ध्वनियाँ कौन सी है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि निम्न में से कंठे ध्वनियाँ कौन से बताए। तो निम्न में से कंठे ध्वनियाँ कौन से आ जाएगी आपका बताए, क और ख। बाकी य रल भी नहीं आएगा, ट और ण भी नहीं आएगा और इनमें से कोई नहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न क्या है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। चलो मैं आप सभी को मूर्धन्य व्यंजन समझा देता हूँ। वैसे तो आप मूर्धन्य व्यंजन के बारे में जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये जो ट वर्ग वाले वर्ण होते हैं, ठीक है, कौन से बताए, ट वर्ग वाले वर्ण होते हैं ये कौन, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ट वर्ग वाले वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है बताए, मूर्धा यानी कि मूर्धन्य। तो यहाँ पर ट, ठ, ड, ढ और अण ये सब किस में आते हैं बताए, आपके मूर्धन्य व्यंजन में आते हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो चलो आइए देखते हैं। बताइए कि यहाँ पर दिए गए प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अभी जैसे पूछा गया था कि स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, तो मूर्धन्य व्यंजन में आपका क्या आएगा बताइए, ड और ध, ये क्या हो जाएगा आपका मूर्धन्य व्यंजन। उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। क्या बताए, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं ये भी मैंने आप सभी को समझा रखा है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो चलो मैं आपको अल्प प्राण वर्ण की ओर लेकर चलता हूँ एक बार, ठीक है। वैसे आप सभी समझ ही गए होंगे लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर अल्प प्राण के बारे में क्या समझा हुआ है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले उन्हें क्या कहते हैं बताए, अल्प प्राण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है बताए, आपका अल्प प्राण कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्प प्राण।
तो पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है बताइए? अल्प प्राण कहलाता है। अब यदि जब आप देखते हैं यहाँ पर इस टेबल में बताइए, तो इस टेबल में आपको काफी अच्छा समझ में आने वाला है। ठीक है, कि मान लीजिए ये क वर्ग है। कौन सा वर्ग आपका? क वर्ग है। तो क वर्ग में आपका पहला वर्ण तो क्या हो जाएगा? क ही हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। और पांचवा क्या हो जाएगा? अंग हो जाएगा, है ना। आ तो आएगा नहीं बताइए। ख वर्ग तो आएगा नहीं, ख वर्ग तो आएगा नहीं बताइए। तो फिर यहाँ पर आएगा क्या बताइए? इसको चलो देख लेते हैं। तो क वर्ग का पहला वर्ण है, वर्ग क वर्ग का तीसरा वर्ण है। सो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। तो ये प्रश्न एक, तो ये आपका प्रश्न एक, प्रश्न दो, प्रश्न तीन, प्रश्न चार और प्रश्न पांच तक हो चुका है। अब हम देखते हैं प्रश्न 6 से। तो यहाँ पर छठा प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं, या फिर निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो नासिक के व्यंजन के बारे में आप सभी को समझाई रखा है कि प्रत्येक वर्ग का आपका नहीं पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? नासिक के व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ पर पांचवा वर्ण च वर्ग पांचवा वर्ण आ रहा है आपका इ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इ। उसके बाद अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या है कि ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ये तो नासिक कहलाएंगे नहीं बताइए, क्यों? क्योंकि ये पांचवा वर्ण नहीं है। मूर्धन्य कहलाएंगे नहीं, क्योंकि यह ट वर्ग में नहीं है। ओष्ठ्य कहलाएंगे नहीं, क्योंकि इनको जब हम बोलते हैं बताइए तो दोनों ओठ आपस में टकराते नहीं है। तो बचा हुआ क्या आपका? कंठ तालव्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? कंठ तालव्य। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने, और अगला प्रश्न क्या है? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? क्या बताए? अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो मैंने अयोगवाह वर्ण को समझा रखा है। तो पहला ऑप्शन क्या आपका? अ और आ, दूसरा ई, तीसरा उ, और चौथा क्या आपका बताइए? अम और अह। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताइए? अम और अह ही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन सा घोष वर्ण है? क्या बताए? निम्न में कौन सा घोष वर्ण है? एक होता है आपका अघोष और एक आपका होता है सघोष। तो यहाँ पर सघोष को भी हम किससे परिभाषित करते हैं बताइए? तो सघोष को हम परिभाषित करते हैं किससे बताइए? घोष। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो है आपका अघोष और एक आपका सघोष है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन न हो उसे क्या कह सकते हैं? अघोष, और जिनमें कंपन होता है उसे सघोष कहते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ग पहला और दूसरा क्या बताइए? प्रत्येक वर्ग पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष। जबकि प्रत्येक वर्ग का आपका तीसरा, चौथा और आपका पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? सघोष। तो दिए गए प्रश्न के आधार पर अपने को देखना क्या है? घोष यानी कि सघोष को देखना है, किसको देखना है बताइए? सघोष को देखना है। तो चलो देखते हैं कि इस प्रश्न का आखिर सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिए गए प्रश्न का सही आंसर जो आपका होना है, और वो क्या होना बताइए? इनमें से घोष वर्ण कौन सा है? तो ये आपका कौन सा आ जाएगा? म, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, और अगला प्रश्न क्या है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? यानी कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 51, तीसरा ऑप्शन है 52 और चौथा ऑप्शन है 53। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आप सभी ने चूज कर लिया होगा, बताइए। तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? 52। यानी कि हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है बताइए? तो 52 होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अक्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? यानी कि जो अक्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? पहला ऑप्शन है मूल स्वर, दूसरा ऑप्शन है घोष वर्ण, तीसरा है संयुक्त वर्ण और चौथा है तालव्य। तो आप सभी को मैंने समझाई रखा है कि जो अक्ष, अत्र, ज्ञ और स्वर ये किस में आते हैं बताए? तो आपके किस में आते हैं बताए? संयुक्त वर्ण में आते हैं। किस में आते हैं? संयुक्त वर्ण में आते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। 11वीं के बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 12वां, और 12वां प्रश्न क्या कहा गया है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान क्या है? अभी भी मैं आप सभी को समझाया हूं और पहले भी समझ चुका हूं। तो घ का उच्चारण स्थान क्या जाएगा आपको? पहला मूर्धा है, दूसरा कंठ है, तीसरा तालु और चौथा दंत। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कंठ। यानी कि घ का उच्चारण स्थान क्या जाएगा आपका? कंठ आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? क्या बताए? इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन में पहला तोड़ा है तो दीर्घ है, अगला भीड़ है, ये भी दीर्घ है, अगला अंग है जो कि कहीं ना कहीं पर कंठ है। तो बच्चा क्या आपका ज्ञ। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये कैसा रहेगा आपका? संयुक्त व्यंजन होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? मतलब त वर्ग वाले वर्ण इसमें होंगे और कोई एक वर्ण ऐसा होगा कि जो त वर्ग में शामिल नहीं होना चाहिए।
पहला त है, दूसरा न है, तीसरा द है और चौथा क्या है ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा ट, क्योंकि जो ट है वो आपका मूर्धन्य है। कैसा है बताइए? मूर्धन्य। उसके बाद अगला है कि जो अक्ष है वर्ण है 21 की योग से बना हुआ है, यानी कि पहला आधा का वर्ग पूरा षटकोण का स, दूसरा आधा का वर्ग पूरा च, उसके बाद आधा का वर्ग पूरा छ, उसके बाद आधा का वर्ग शक्कर का स। तो यहाँ पर मैंने संयुक्त व्यंजनों को पढ़ाते समय इनके ऊपर विशेष ध्यान दिया था और आप सभी ने उसको समझा भी था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा आपका ए, यानी कि आधा का वर्ग पूरा षटकोण का स। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? क्या बताए? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है आप अच्छे से जानते ही, ये बताए। और कुल कितनी होती है बताइए? तो 13। क्या बताइए? 13। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 13। उसके बाद अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? क्या बताए? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर व्यंजनों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। वैसे अगर दो द्विगुणन जो व्यंजन होते हैं आपका, जो द्विगुणन दो व्यंजन होते हैं आपका, एक ये वाला ड़ और दूसरा ये वाला ड़, ये दोनों के दोनों त्रिगुण व्यंजनों को यदि शामिल नहीं करें तो फिर बाद में व्यंजनों की संख्या कितनी रह जाती है बताइए? तो व्यंजनों की संख्या रह जाती है 33। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर आप सभी का सही आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन ई क्या बताया जा रहा है? तो ऑप्शन ए 32 बताया जा रहा है, ऑप्शन बी 34 और ऑप्शन सी 33 और ऑप्शन डी 36। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर जो होगा और वो क्या होगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी 33। उसके बाद अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर पश्च स्वर है? क्या बताए? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर पश्च स्वर है? तो यहाँ पर पश्च स्वर कौन सा जाएगा देखते हैं। तो पहला आ है, दूसरा ई है, तीसरा ए है और चौथा ई है। तो यहाँ पर आप यदि देखते हैं तो ये जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो आ रहा है आपका वो क्या आ जाएगा? आपका पश्च स्वर में आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा? ए, यानी कि आपका क्या जाएगा? आ जो है वो पश्च स्वर में आता है। अगला प्रश्न क्या है? अनुनासिक का संबंध होता है, यानी कि अनुनासिक जो वर्ण होते हैं या अनुनासिक स्वर होते हैं, ये कौन से अनुनासिक स्वर होते हैं? ठीक है बताइए। तो आप सभी ने जब स्वर को पढ़ा था तो आप सभी ने देखा ही होगा, मैंने एक तो समझा था निर्नुनासिक और दूसरा समझा था आपका अनुनासिक। तो जब मैंने निर्नुनासिक को समझाया था तो वहां पर आप सभी को समझाया गया था कि जिन स्वरों को बोलते समय हवा केवल मुंह से निकले उसे अपन निर्नुनासिक या मौखिक स्वर कह रहे थे, लेकिन जिन स्वरों को बोलते समय हवा जो है मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है तो उन्हें अपन क्या कह रहे थे? अनुनासिक स्वर कह रहे थे। क्या कह रहे थे बताए? अनुनासिक स्वर कह रहे थे। तो पहला ऑप्शन केवल नाक से आएगा ही नहीं, दूसरा केवल मुंह से आएगा ही नहीं, तीसरा नाक और मुंह दोनों से। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। विश्वा है, प्रयत्न के आधार पर ल जो है किस प्रकार की ध्वनि है? यानी कि प्रयत्न के आधार पर ये जो ल है किस प्रकार की ध्वनि है? तो पहला पार्श्विक, दूसरा उच्चित, तीसरा प्रचित और चौथा संघर्षहीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्विक। आई होप, मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के बाद यदि आप सभी को लगे कि यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल था तो इस वीडियो को अपने अन्य स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी।